चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्षार के बारे में या भस्म के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने जाना था कि क्षार कैसे होते हैं, तो स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले रंग का कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जल में घुलने पर या हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं। ये परिभाषा किसके अनुसार थी? यह परिभाषा आर्हेनियस महोदय ने दी थी। किन्होंने दी थी? आर्हेनियस महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी कि क्षार क्या होता है, क्षार किसे कहते हैं। वह विलयन जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता हो क्या कहलाता है? क्षार मुक्त करता हो क्षार कहलाता है। इसी गुण के आधार पर आर्हेनियस महोदय ने अम्ल तथा क्षार को दो दो भागों में विभाजित किया था। अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक ऐसे ही इन्होंने क्षार को भी दो भागों में बांटा था, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो आओ देखते हैं कि प्रबल क्षार किसको कहते हैं और दुर्बल क्षार किसको कहते हैं। पिछले क्लास में कैमरा घूम जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। प्रबल क्षार किसको कहते हैं? तो वह क्षार जो जल में घुलने पर किसका पूर्णतः आयनीकरण कर दे? हाइड्रोजन ऑक्साइडों को या हाइड्रो ऑक्साइडों को पूर्णतः आयनीकृत कर दे, प्रबल क्षार कहलाता है। इसका एग्जाम्पल वाक्य था। उम्मीद करते हैं कि डिफिनेशन आप लोग सुन के लिख लोगे। तो हाइड्रोक्साइडों का पूर्णतः आयनीकरण जिन जिन क्षारों में हो जाए उन क्षारों को प्रबल क्षार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं NaOH। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन निकालेंगे तो Na+ और OH- हो जाएगा। हाइड्रो ऑक्साइड इसको क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन या हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होगा उसका आयन है। तो यह पूर्णतः आयनीकृत हो जा रहा है, इधर कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लेते हैं KOH, OH- साथ में अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं NH4OH, OH- साथ में
NH4। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रबल क्षार के। प्रबल क्षार कहते किसको हैं? तो जब हाइड्रोक्साइडों का पूर्णतः आयनीकरण हो जाए, जब हाइड्रो ऑक्साइडों का या हाइड्रोजन के ऑक्साइड का पूर्णतः आयनीकरण हो जाएगा तो उसको हम प्रबल क्षार कहेंगे। तो ऐसे क्षार जिनमें हाइड्रोजन ऑक्साइडों का पूर्णतः आयनीकरण हो जाए, जिनका हाइड्रोजन ऑक्साइडों का पूर्णतः क्या हो जाए? आयनीकरण हो जाए, वैसे क्षारों को हम प्रबल क्षार कहेंगे। ठीक ऐसे ही दुर्बल क्षार क्या होता है? तो जब पूर्णतः हाइड्रोजन ऑक्साइडों का या हाइड्रो ऑक्साइडों का आयनीकरण न हो पाए तो उनको क्या कहेंगे? उनको हम लोग दुर्बल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार कहेंगे। वह क्षार जिसका जलीय विलयन हाइड्रो ऑक्साइडों का पूर्णतः आयनीकरण न कर सके, पूर्णतः आयनीकरण न कर सके, क्या कहलाता है? दुर्बल क्षार कहलाता है। जो हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड है उनका पूर्णतः क्या करे? उनको पूरी तरह मुक्त ना कर पाए, ऐसे क्षारों को दुर्बल क्षार कहेंगे। जो पूरी तरह मुक्त कर देगा, जो पूरी तरह छोड़ देगा, वो प्रबल क्षार कहलाएंगे। जो पूरी तरह नहीं छोड़ पाएगा, हाइड्रोजन के ऑक्साइडों को अपने साथ रखे रहेगा, उनको दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे CaOH का 4 ट्वाइस। एग्जाम्पल क्या लेंगे? CaOH का, जब इसको पानी में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो क्या बनेगा? तब बनेगा CaOH प्लस OH माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड यहाँ बचा हुआ है, या हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ बचा हुआ है, यहाँ सिर्फ एक का क्या हुआ है? आयनीकरण हुआ है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। AlOH का 4 ट्वाइस। Al एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा? AlOH का होल ट्वाइस, साथ में OH माइनस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं दुर्बल क्षार के। प्रबल क्षार किसको कहेंगे? तो वह क्षार जिसका जलीय विलयन हाइड्रो ऑक्साइडों का पूर्णतः आयनीकरण कर दे, प्रबल क्षार। और जो पूर्णतः आयनीकरण न कर पाए, दुर्बल क्षार कहलाता है। दोनों के एग्जाम्पल भी हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानते हैं कि इन दोनों को हम किस पैमाने पर मापते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम पीएच पैमाने के लिए लेते हैं कि पीएच पैमाना क्या है। पीएच पैमाना, या इसी को स्केल भी कहा जाता है, कि पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब बात आती है ये पीएच स्केल की खोज किसने की? अम्ल तथा क्षारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस स्केल की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। कितने ईस्वी में की थी? तो 1909 ईस्वी में की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये डच वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो डेनमार्क के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम, इनके नाम के आगे डच वैज्ञानिक लगता है। तो 1909 ईस्वी में इन्होंने पीएच स्केल की खोज की। अब दिमाग में ये बात आती है कि पीएच स्केल होता क्या है। देखो पीएच स्केल क्या होता है। ये यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये जो 7 वाला पार्ट है, ये जो हिस्सा है, सॉरी, ये जो भाग है ये उदासीन होता है। ये जो 7 नंबर है ये कैसा होगा? उदासीन होता है। ये पीएच स्केल है। कौन सा स्केल है? पीएच स्केल है। इधर H प्लस आयन और इधर OH माइनस है। अब देखो ये जो हिस्सा देख रहा है यहाँ पे, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाते होंगे, यानी OH की भी वैल्यू और H प्लस की भी वैल्यू यहाँ बराबर होती होगी, इसीलिए ये उदासीन है। दोनों एक दूसरे को काट देता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है? यहाँ पे कट कर देता है। जितनी वैल्यू H प्लस की इस लकीर पे होगी उतनी ही वैल्यू OH माइनस की भी 7 के ऊपर होगी।
लेकिन जब 7 से पीछे की ओर बढ़ते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो बढ़ती चली जाएगी। और जब 7 से आगे बढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो OH माइनस यानी हाइड्रो ऑक्साइड जो है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। सांद्रता मतलब ये जगह ज्यादा लेगा, यानी इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी जब 7 से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसको बेसिक कहा जाता है, बेसिक नेचर। ये यहां से यहां तक बेसिक नेचर का हो गया। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो यह हिस्सा एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से लेकर के 0 तक, 7 से लेकर के 0 तक। खुद भी देखने से लगता होगा कि इस भाग में 7 से इस तरफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा, यानी हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में है। और 7 से जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की मात्रा क्या है? इधर ज्यादा। हाइड्रोजन आयन इधर की ओर बढ़ने पर कम हो जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही OH आयन, OH माइनस आयन या हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है उसकी सांद्रता इस तरफ घटती चली जाती है। ये देखने से लगता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये H प्लस का है, इस तरफ देखो इस ज्यादा मात्रा में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो H प्लस की सांद्रता इधर कम हो जाएगी, यानी इसकी संख्या इधर कम होती चली जाती है। ठीक ऐसे ही ये हिस्सा OH माइनस है यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन का है। जैसे जैसे ये इस तरफ आएगा, यानी बड़ी संख्या से कम संख्या की तरफ आ रहा है, तो इसकी सांद्रता, इसकी मात्रा इस तरफ को कम होती चली जा रही है। ध्यान रहेगा। अब इस आधार पर अम्ल, क्षार तथा उदासीन पदार्थों की परिभाषा दी गई है। इसके आधार पर क्या दी गई है? अम्ल, क्षार तथा जो उदासीन है उनकी परिभाषा दी गई है। अब क्या परिभाषा है उसको भी देखते हैं और ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ये परिभाषा आर्हेनियस की परिभाषा की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यह परिभाषा भी वही बात बताएगा जो आर्हेनियस महोदय ने अपने डिफिनेशन में दिया है। तो अब इस पीएच स्केल के आधार पर, किसके आधार पर? पीएच स्केल के आधार पर अम्ल किसको कहेंगे? क्या कहेंगे? अम्ल किसको कहेंगे? इसको कहेंगे तो डिफिनेशन देखते हैं कि जब किसी विलयन में, क्या परिभाषा देंगे आप? किसके आधार पर? पीएच स्केल के आधार पर। जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए तो विलयन अम्लीय कहलाता है। अधिक हो जाए तो विलयन
अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाएगा? विलयन अम्लीय कहलाता है। तो विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाता है। जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किससे अधिक हो जाए? हाइड्रोक्साइड आयन से अधिक हो जाए, तो ऐसे विलयन को अम्लीय विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? अम्लीय विलयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल आपको पता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, लैक्टिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये सभी क्या है? तो अम्ल के उदाहरण है। ठीक है। जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस की सांद्रता किससे अधिक हो जाए? हाइड्रोक्साइड आयन से या OH माइनस आयन से अधिक हो जाए, तो विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्षार किसको कहते हैं? क्षार किसको कहते हैं? तो ठीक इसके विपरीत परिभाषा होगी। जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के भी आप लिख सकते हैं, जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयनों की OH माइनस आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं? तो ऐसे विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। क्षारीय विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। क्षारीय विलयन कहते हैं। ध्यान रहेगा। अम्लीय विलयन किसको कहते हैं? तो जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से अधिक हो जाए, तो ऐसे विलयन को अम्लीय विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता किससे अधिक हो जाए? इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं NaOH, AlOH, KOH, ये सभी एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं NH3 अमोनिया।
एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं MgOH का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी क्षार के उदाहरण हैं, ये अम्ल के उदाहरण हैं, ध्यान रखना है। अब अगली जो डिफिनीशन आएगी तो हम उदासीन तत्व किसको कहेंगे? जो न्यूट्रल हो जाता है उसको क्या कहेंगे? उसकी परिभाषा क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। आखिर ये उदासीन क्या होता है, क्यों उदास है बेचारा? उदास रहने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पढ़ाई नहीं करते हो लोग, उसके लिए उदास होता है। न्यूट्रल क्या है? उदासीन जब क्या हो जाए, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता के बराबर हो जाए तो विलयन उदासीन हो जाता है। तो विलयन उदासीन हो जाता है। कैसा विलयन हो जाता है? तो उदासीन हो विलयन हो जाता है। कब हो जाएगा? जब H प्लस किसके बराबर हो जाए? OH माइनस आयन के बराबर हो जाए तो विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे जो प्रमुख एग्जाम्पल है इसका वो क्या है? तो वो है पानी, H2O, बशर्ते पानी में कुछ घुला नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नमक, जिसको हम लोग क्या करते हैं? टेबल साल्ट, टेबल साल्ट। और क्या है? तो पानी में घुला हुआ चीनी या पानी का घोल, पानी और चीनी का घोल क्या है? पानी प्लस चीनी का घोल। ये भी कैसा होता है? ये भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। और एक लास्ट चीज ध्यान में रखना है, इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखना। पानी कैसा होता है? उदासीन होता है। नमक कैसा होता है? उदासीन होता है। पानी प्लस चीनी का घोल उदासीन होता है। और चौथा है खाना बनाने का तेल, खाना बनाने का तेल, जिसको हम लोग कुकिंग ऑयल ऑयल कहते हैं। तो ये सभी चीजें कैसी हैं? उदासीन है। पानी उदासीन है, नमक उदासीन है, चीनी प्लस पानी का घोल उदासीन है, खाना बनाने का तेल क्या होता है? उदासीन होता है, बशर्ते कि वो प्योर हो। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आपसे कई सारे सवाल इस पे करेंगे। जैसे पीएच स्केल को हम एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं तो खुद समझ में आएगा कि प्रबल क्या होगा और कहाँ उदासीन होगा, कैसा होगा, क्यों होगा। जब पीएच स्केल को समझ जाएंगे तब उससे
थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ड्रॉ करते हैं किस चीज को, पीएच स्केल को। छोटा सा ही हिस्सा ले रहा हूं ताकि तस्वीर कैसी बने, सीधी। देखो, मैंने ये पीएच स्केल बनाया है। कौन सा स्केल है, पीएच स्केल का निर्माण के आगे पीछे हो जाए तो ध्यान रखना है। ये जो बीच का लकीर है ये 7 है, इधर से यहां तक 14, ये क्या था, H प्लस था और ये OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस है। अब देखो ये H प्लस की सांद्रता दिखा रहा है, यानी 7 से जब इधर की ओर बढ़ते हैं, 0 की तरफ बढ़ते हैं, तो H प्लस बढ़ता जा रहा है। यहाँ H प्लस कम है और यहाँ देखो H प्लस कितना अधिक है। तो जब H प्लस ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यानी ये प्रबल अम्ल की ओर इशारा करेगा। कहने का मतलब जिसका पीएच जितना कम, एक पीएच HCl, यानी ये क्या है, प्रबल अम्ल है, दुनिया का सबसे तेज अम्ल है। तो जैसे जैसे 7 के या 7 से कम होते जाएंगे उतना उतना एसिड क्या होगा, तीव्र होते जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, उसकी जो जलन क्षमता होगी वो बढ़ती जाएगी, उसका स्वाद उतना खट्टा होता जाएगा। ठीक है, किस तरफ बढ़ने पर, 7 से कम होने पर, 7 से कम 6.8, 6.6, ऐसे ऐसे कम होने पर 1.7, 2.3, 1.71, इस तरीके से कम होने पर ये इससे ज्यादा तेज होगा। ये सबसे ज्यादा तेज कौन सा होगा, ये प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल। यानी 7 से जैसे जैसे हम मान को घटाते जाएंगे, अम्ल उतने तेज होते जाएंगे, उतने तीव्र होंगे, उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। और जब 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या है, कम है। इसकी सांद्रता OH माइनस की हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता यहाँ पे क्या है, कम है। और जहां इसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, जहां ये अधिक मात्रा में रिलीज होगा, कहने का मतलब यहाँ ये क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो जो मान 7 से बढ़ा हुआ है, यानी जिसका pH 14 होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन जो 7 के जस्ट बाद होगा, जैसे 7.4 क्या है, रक्त का पीएच है। रक्त कैसा है, कमजोर क्षार है, कमजोर क्षार है। लेकिन वही सोडियम का जो हाइड्रो ऑक्साइड है NaOH, ये कैसा है, ये प्रबल क्षार है। पीएच किसके नजदीक होगा, 14 के नजदीक होगा पीएच वैल्यू इसकी। तो जैसे जैसे हम 7 से दूर जाते जाएंगे, क्षार का जो तीखापन है वो बढ़ते जाएगा, यानी क्षार उतना मजबूत होते जाएगा, उतना OH रिलीज करेगा, और जितना OH वो रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा।
ठीक ऐसे ही 7 से जैसे कम आते जाएंगे, 7 से 1 कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, जैसे ही 1 पे पहुंचे तो सबसे स्ट्रॉन्ग, 2 उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, 3 उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया पीएच की बात कि पीएच से हम कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा मजबूत नहीं है। जैसे जैसे एक बात याद रखना है, एसिड में जिसका मान कम वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्षार में याद रखना है कि जिसका मान ज्यादा वो उतना प्रबल क्षार होगा। ठीक है, क्षार में जिसका मान जितना ज्यादा वो उतना प्रबल क्षार होगा। अब बात करते हैं सूचक की। सूचक क्या होता है? इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, इसके बारे में बात करनी है। सूचक क्या होता है? तो वह पदार्थ जो अपने रंग में, पदार्थ वह पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके, अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय व क्षारीय व्यवहार करते हैं। अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के लिए अम्लीय व क्षारीय व्यवहार करते हैं, वह क्षारीय व्यवहार करते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जो अपना रंग बदलकर ये बताए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, तो वे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हो, वो पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके क्या बताए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, क्या कहलाएगा? सूचक कहलाएगा, इंडिकेटर्स कहलाएगा। अब ये सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सूचक? 3 प्रकार के सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक, सांकेतिक सूचक और गंधीय सूचक। सूचक कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्राकृतिक सूचक, उसके बाद संश्लेषित सूचक। कौन सा सूचक? संश्लेषित सूचक। और तीसरा जो होता है वो होता है गंधीय सूचक। जो सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त हो या प्राकृतिक चीजों से निर्मित हो, प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित जो मानव द्वारा निर्मित सूचक हो। संश्लेषित सूचक जो किसके द्वारा निर्मित हो? मानव के द्वारा निर्मित हो, संश्लेषित सूचक कहलाता है। और इसके गंध में परिवर्तन हो, स्मेल में क्या है? परिवर्तन आ जाए, गंधीय सूचक कहलाता है। अब प्राकृतिक सूचकों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, पिटूनिया हो गया आदि। क्या हो गया? हल्दी, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया। हल्दी, लिटमस, लाल पत्ता गोभी,
पिटूनिया। आप कुछ और के नाम बाकायदा सर्च करके लिख सकते हैं। अब इनमें से हम दो को उठाते हैं और देखते हैं क्या नजर आता है। हल्दी, जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और जब यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, जब किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और जब यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। इसका रंग सभी को पता है, रंग कैसा होता है, रंग पीला होता है इसका। तो जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यह कैसा रहेगा, पीला ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, जैसे ही यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह लाल रंग का हो जाएगा। किस रंग का, लाल रंग का या भूरे रंग का। ऐसा हो जाएगा, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, पीला ही रहेगा। क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह लाल या भूरे रंग का होगा। अब क्या करना है, प्रयोग करके खुद घर पे देख सकते हो कि अम्ल, हल्दी ले लेना, हल्दी को पानी में डाल देना और पानी को बॉयल होने के लिए रख देना। उसमें थोड़ी सी दालचीनी, अदरक और गुड़ डाल के उसको बॉयल करना। देखना उसका कलर परिवर्तित हो जाएगा, वो लाल रंग का हो जाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो ऐसे करके पी सकते हो, क्योंकि अब पानी कैसा पानी हो गया, जो छान के उसको, उस बॉइल्ड पानी को पियोगे तो क्षारीय नेचर का हो गया रहेगा, एल्कलाइन वाटर हो गया रहेगा। अक्सर देखोगे डॉक्टर कहते हैं कैसा पानी पीना चाहिए, तो एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि जो एसिड की प्रवृत्ति है हमारे शरीर में वो तेजी से बढ़ रही है। हमारा बॉडी एसिडिक ज्यादा होते जा रहा है, अम्लीय ज्यादा होते जा रहा है, पेट में अम्ल का स्राव बहुत तेजी से होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतने फास्ट फूड के आदी हो गए हैं कि ये बहुत ज्यादा अम्ल को बढ़ावा देता है, रुकते नहीं। बर्गर मिला तो बर्गर भी खा लिए, चाउमीन भी खा लिए, पिज्जा मिला पिज्जा भी खा लिए। तो इन सब कारणों से अम्ल का प्रभाव हमारे शरीर पर तेजी से बढ़ता है। उस प्रभाव को कम करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हल्दी का पानी, उसमें काली मिर्च, अदरक, गुड़ और दालचीनी डाल के जब उसको उबाल के पिएंगे तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है, एल्कलाइन वाटर हो जाता है। उसको पीने से अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये था पहला इंडिकेटर, अम्ल। ठीक है, अब दूसरा इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस के बारे में जानते ही हो। दूसरा कौन सा है, लिटमस। यह बैगनी रंग का होता है। किसके कारण बैगनी रंग आता है इसका, तो लाइकेन के कारण। किसके कारण, लाइकेन के कारण बैगनी रंग आता है। और लाइकेन किससे बना होता है, यह कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। और किस समूह का होता है यह, तो यह थैलेफाइटा समूह का होता है। इस समूह का यह जीव है। किस किस का सम्मिश्रण है, कवक और शैवाल का सम्मिश्रण होता है, सहजीवी संबंध होता है कवक और शैवाल का। उसको लाइकेन कहते हैं। बैगनी रंग का ये रंजक प्रदान करता है, जिससे लिटमस पेपर का निर्माण होता है। अम्लीय विलयन में क्या होगा, तो जो नीला लिटमस रहेगा, जब अम्ल के साथ यह अभिक्रिया करेगा और जब यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा
तो नीला जो लिटमस होगा, कौन सा लिटमस, नीला लिटमस, वो किस कलर का हो जाएगा, वो लाल लिटमस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, लाल हो जाएगा। वहीं क्षार क्या करेगा, तो क्षार क्या करेगा, लाल जो लिटमस होगा, लाल जो लिटमस होगा उसको क्या करेगा, तो उसको नीला कर देगा। क्या करेगा, उसको नीला कर देगा। क्या करेगा, नीला कर देगा। ठीक है। अब प्राकृतिक सूचक, अब आप नेट पे सर्च कर लेना कि और कौन कौन से प्राकृतिक सूचक हैं और कॉपी में नोट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, वैसे इससे ज्यादा आने की संभावना नहीं है। संश्लेषित सूचकों के बारे में हम दो संश्लेषित सूचकों को पढ़ते हैं। पहला है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल या इसको मेथिल ऑरेंज भी कहते हैं, मेथिल ऑरेंज भी इसको कहते हैं। ये क्या करेगा, अम्ल के साथ क्या करेगा और क्षार के साथ क्या करेगा। तो मिथाइल को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और जब यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह लाल रंग देगा। ऐसा रंग देगा, लाल रंग प्रदान करेगा। और जब यह इसके साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह पीला रंग प्रदान करेगा। कौन सा रंग प्रदान करेगा, पीला रंग प्रदान करेगा। अगला जो संश्लेषित सूचक है वो है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, इसको भी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या क्या घटनाएं घटेंगी। तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये रंगहीन रहेगा। कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। और जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यह गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला जो सूचक है वो है गंधीय सूचक। कौन सा सूचक, गंधीय सूचक। वीडियो को पॉज करके उतार लेना है और ध्यान रखना है, पूछता है ये सभी। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक बहुत बड़ा है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले क्या क्या आएगा। प्याज का रस, बिनौल आता है, वो ये सभी क्या है, गंधीय सूचक हैं जिसमें गंध हो, स्मेल हो। एक और ले सकते हैं लौंग का तेल, लौंग का तेल। तो ये सभी कैसे सूचक हैं, गंधीय सूचक है। क्या होगा, जब ये अम्ल के साथ आएंगे तब क्या होगा, और जब ये क्षार के साथ आएंगे तब क्या होगा। अम्ल के साथ आएंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेंगे। क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और जब यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका गंध गायब हो जाएगा, गंध गायब हो जाएगा।
तो प्याज का रस लग जाए तो कैसे दूर भगाना है? क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, इनो वहां लगा देना, तो ये गंध क्या होगा, गायब हो जाएगा। प्याज का रस लग जाए या लौंग का तेल लग जाए, गंध नहीं गायब हो रहा है, तो क्षारीय चीज वहां पे लगा देंगे तो गंध क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब अब तुम लोग खुद सोचो, हमारा शरीर एसिडिक नेचर का है, और हमने अम्ल जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि ठंडा में कोका कोला में कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है। अब अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल की प्रवृत्ति और तेज होगी कि नहीं? पेट में गैस बनता है तो कई लोग ठंडा पी लेते हैं, अच्छी बात नहीं है, वो और ज्यादा हानि पहुंचाता है हमारे शरीर को। बल्कि जब पेट में गैस ज्यादा हो जाए तो हमें क्षारीय चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उस समय हम बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, खाने वाला सोडा, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिलास में घोल कर ले सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेट में गैस बने तो मिर्ची की डंटी पीस के खा सकते हो, उसमें भी क्षार होता है। या मिर्च खाना है, मिर्च खा लेना। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।